तो आज का हमारा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीयूएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बातें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन के बारे में। जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। देखो, बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का सॉल्यूशन होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग अगर कुछ अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में अगर एसिड या फिर बेस को ऐड करते हैं, अगर हम लोग बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड को या फिर थोड़े से अमाउंट में बेस को ऐड करते हैं ना, तो अगर उस बफर सॉल्यूशन की पीएच में कोई भी बदलाव देखने नहीं मिलता है ना, तो वो मेरा बफर सॉल्यूशन ही होगा। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरा कोई सॉल्यूशन है, अगर उसके बंद करो यार चिल्ला दी, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग थोड़े से अमाउंट में एसिड या फिर थोड़े से अमाउंट में बेस को ऐड करते हैं ना, तो अगर उस सॉल्यूशन का पीएच नहीं बदलता है तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जितनी बातें तो हमें क्लियर होगी बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अब बात करते हैं बफर सॉल्यूशन के टाइप की। तो बफर सॉल्यूशन जो हमारा होता है ना, ये दो टाइप का होता है। हमारा बफर सॉल्यूशन हमारा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, जो डिफाइंड होता है कुछ इस तरीके से। एक का नाम होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक का नाम होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। फिर से रिपीट करता हूँ, एक का नाम होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरे का नाम होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। जो पहला हमारा टाइप है वो है हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एक हमारा होता है एसिडिक, एक हमारा होता है बेसिक। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करने जाएंगे एसिडिक बफर के बारे में। तो एसिडिक बफर हमारे पास क्या होता है, देखो एसिडिक बफर बनता किससे, इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान से इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एसिडिक बफर आपका जो बनता है ये दो कंपोनेंट से बनता है। एक तो आपका होता है एसिड, एक आपका होता है सॉल्ट। ये मैंने क्या कहा, कोई भी बफर सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, एक तो हमारा एसिड, एक तो हमारा सॉल्ट। अगर एसिडिक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन है तो एसिड से बनेगा और सॉल्ट से बनेगा। अगर मेरा बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा तो बेस से बनेगा और सॉल्ट से बनेगा। अब देखिए किससे बनते हैं। तो देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए रहेगा वीक एसिड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना होगा तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए रहेगा, वीक एसिड प्लस और आपको चाहिए रहेगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों के कंपोजिशन से जो आपको सॉल्ट बनेगा ना, वो चीज चाहिए रहेगा। मतलब एक तो हमारे पास रहा एसिड, एक तो हमारे पास रहा सॉल्ट, लेकिन जो हमारा सॉल्ट बने रहना चाहिए किससे बने रहना चाहिए, आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट से। एक और बात, जो आपने यहाँ पे सॉल्ट बनाने के लिए वीक एसिड का इस्तेमाल किया है, वो मेरा एसिड वाले में क्या होगा, जो आपने लिया था वीक एसिड। ठीक है, चलो मैं आपको लिख कर बताता हूँ कैसे। तो देखो मान लो मेरे पास एसिडिक एसिड मैंने यहाँ पे लिया है वीक एसिड CH3COOH। ये तो मेरा रहा वीक एसिड। अब मुझे यहाँ पर सॉल्ट क्या लेना है, देखो मेरे को सॉल्ट यहाँ पर लेना है इसी एसिड से बना हुआ सॉल्ट, मतलब CH3COONA। ये मुझे ये सॉल्ट लेना होगा। ये एसिड हो गया और ये मेरा सॉल्ट हो गया, एक ये और ये। क्योंकि कैसे मालूम पड़ा हमें कि ये सब इसी का सॉल्ट है, क्योंकि देखो आपका जो सॉल्ट बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, आपका देखो CH3COO, ये आपका जरूर इससे आया रहेगा। और जो आपका Na है ये कहाँ से आया रहेगा, आपका NaOH से आया रहेगा, NaOH से आया रहेगा। ठीक है, चलो आगे। ये तो बात हमारी किसकी हो गई, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, आपका ऐसा बफर सॉल्यूशन जो आपका वीक बेस
और वीक बेस प्लस वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से। क्या बोला मैंने आपको? वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट से। चलो अब मैं यहाँ पर लिखकर दिखाता हूं आपको। ये रहा मेरा वीक बेस। अब इसका सॉल्ट बनाना है, इस NH4OH प्लस HCl, मतलब आपका NH4Cl बनेगा। तो ये मेरा हो गया सॉल्ट, ये मेरा हो गया सॉल्ट। ठीक है, तो आपको ये दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं कुछ और। यहाँ पर अगर आपको एसिडिक बफर दिया है, ठीक है, अगर आपको एसिडिक बफर दिया है तो आपको उसका पीएच कैलकुलेट करने बोला गया है। तो कैसे करेंगे? अगर मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, बेसिक बफर सॉल्यूशन दिया गया है और उसे हमें क्या कह रहा है पता करने के लिए पीओएच, उसका क्या पता करने बोल रहा है हमें? पीओएच। तो कैसे पता करेंगे? तो देखो, अगर आपको किसी भी एसिडिक बफर सॉल्यूशन का अगर आपको पीएच पता करने बोल रहा है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूले का नाम होता है हेंडरसन इक्वेशन। क्या नाम होता है उसका? हेंडरसन इक्वेशन। मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, चलो मैंने क्या कहा आपको कि अगर जब कभी आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना होगा तो आपको कैसे हम लोग निकालेंगे? एक इक्वेशन का यूज करेंगे जिसका नाम होता है हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, चलो अब हेंडरसन इक्वेशन दोनों में ही यूज होगा क्या? हाँ, ये दोनों में ही यूज होता है। ये कॉमन इक्वेशन है जो कि पीएच एज वेल एज पीओएच दोनों को ही निकालने के लिए यूज होता है। चलो तो अब बात करते हैं कि हेंडरसन इक्वेशन होता क्या है। देखो, हेंडरसन इक्वेशन क्या होता है आपका? इसका कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, या फिर ऐसा इक्वेशन होता है, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस log to the base 10 concentration of acid divided by concentration of salt। तो ये मेरा रहा क्या भाई? एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पीएच निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम लोग क्या? बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिमिलर होगा इसकी तरह। क्या होगा देखो? पीएच तो ये मेरा होता है पीओएच का निकालने का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं कुछ यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कुछ एक नया टर्म दिखता रहेगा, पीके और पीकेबी। आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो हेंडरसन इक्वेशन में आपको एक नया टर्म देखने मिलता होगा, पीकेए और पीकेबी। ये पीकेए क्या होता है, पीकेबी क्या होता है? देखो, तो पीकेए मतलब होता है आपका माइनस लॉग टू द बेस 10 के। आगे पीकेबी क्या होगा आपका? माइनस लॉग टू द बेस 10 केबी। ठीक है, चलो ये कुछ आपका होता है पीके और पीकेबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब आप यहां से समझते क्या हो? पीके और के के बारे में आप क्या समझते हो? तो हम लोग को ये समझने मिल रहा है कि पीके और के में जो रिलेशन है हमारा दिख रहा है आपको डायरेक्ट बोर्ड पे, वो एक इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स कैसे दिखने मिल रहा है सर आपको? देखो ऐसे, पीके बराबर क्या आपका है? माइनस लॉग 10 के, मतलब ये इनवर्स ही हुआ ना, क्योंकि आगे टर्म के आगे क्या आ गया? माइनस आ गया। मतलब अगर किसी का के ज्यादा होगा तो जरूर उसका पीके क्या होगा? कम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको इक्वेशन बता रहा है। क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा पीए कम होगा, क्योंकि ये देखो माइनस में है ना आपका। वैसे ही अगर किसी बेस का केबी अगर ज्यादा है तो उसका पीके भी क्या होगा? जरूर कम होगा। ये इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा था बफर सॉल्यूशन के बारे में, क्या होता है और कितने इसके टाइप होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उसके एक्शन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बफर एक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि अगर आप बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर थोड़े से अमाउंट में अगर आप एसिड या फिर बेस को ऐड करते हो तो उसकी पीएच में कोई भी बदलाव नहीं होता है।
तो आज हम लोग ये मतलब अभी हम लोग यही देखेंगे कि किस वजह से हमारा बदलाव नहीं आता है। अगर मैं एसिड को ऐड करूंगा तो बदलाव क्यों नहीं होता है, अगर मैं बेस को ऐड करूंगा फिर भी बदलाव क्यों नहीं होता है। मतलब आज ये दोनों ही केसेस यहाँ पर लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देखो, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, किससे बना होता है आपका, ये बना होता है वीक एसिड से। पहले मैं यहाँ पर एक वीक एसिड ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ एसिटिक एसिड। तो ये तो मेरा हो गया वीक एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने हुए सॉल्ट से। तो यहाँ पर देखो मैं लेता हूँ सॉल्ट, देखो तो अभी थोड़ा इसके बारे में देखते हैं क्या है ये चीज। देखो, तो सबसे पहली बात, अगर हम लोगों ने ये देखो, ये आपका ये एसिडिक बफर के अंदर ऐसा कुछ होने वाला रिएक्शन, ठीक है, ये पहले से है। अब वीक एसिड है, तो वीक एसिड अगर आप डिसोसिएट होगा तो कंप्लीटली होगा तो नहीं हो, कुछ ऐसा रिएक्शन तो करेगा। अब जो मेरा ये है, ये मेरा है सॉल्ट, और सॉल्ट मेरा कभी भी क्या होता है भाई, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करते हैं। तो ये मेरा कुछ हो गया ऐसा। अब देखो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ सबसे पहले H+, मैं पहले यहाँ पर ऐड करता हूँ H+। देखो, तो अगर आप क्या करते हो यहाँ पर इस एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर आप लोग क्या करोगे, H+ ऐड करोगे ना, तो मालूम है कहां पर आकर जुड़ेगा, वो आपका आगे जुड़ता है इस रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में। देखो यहाँ पे जुड़ गया कुछ ऐसा H+ जुड़ने के बाद, अब देखो जब ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा आपको पता है कि पहले रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो कहता ये है कि अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब कुछ ऐसे डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया है, बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो है एसीटेट आयन और जो अपने एक्स्ट्रा H+ आयन लिया है वो आपस में कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद क्या करेगा, आपका रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बनाएगा। जब ये बनाएगा तो जो आपने H+ ऐड किया था, जो आपने एसिड ऐड किया था, वो तो सारे के सारे ये खा गया। ये खाना मतलब क्या कि जितना का H+ आपने ऐड किया उतना ये ले लिया और आपका एसिडिक एसिड बना दिया। तो जो आपने H+ ऐड किया था वो एक भी बचा आपका नहीं बचा, वो सारा का सारा इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो जिस वजह से आपका पीएच बढ़ने वाला था, जिस H+ की वजह से पीएच बढ़ने वाला था, वो सारे के सारे H+ ये खा गया, तो आपका पीएच बढ़ेगा, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं बेस की। बेस को अगर आप ऐड करते हो तो क्यों नहीं आपका पीएच चेंज होता है। तो हम लोग ने एसिड का देख लिया, बात करते हैं बेस की। तो आपने अभी क्या किया है, यहाँ पे अभी हम लोग ने ऐड कर दिया है भाई बेस। बेस मतलब क्या होता है, OH माइनस। बेस मतलब आपका होता है OH माइनस। तो अगर मैं OH माइनस को ऐड करूंगा तो पीएच में क्यों बदलाव नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते रहना। तो क्या होता है आपका यहाँ पर, अगर आप क्या करते हो बेस को या फिर OH माइनस को ऐड करते हो ना, तो क्या होता है आपका जो OH माइनस होता है जो आपने ऐड किया है,
वो क्या करेगा आपका इस कंपोनेंट के साथ एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, एसिडिक एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट करेगा नहीं, कुछ तो आपका अमाउंट बचे रहेगा यहाँ पर। जो अमाउंट बचे रहेगा ना उसके साथ आपका OH माइनस क्या करता है भाई, रिएक्शन करता है OH माइनस। अब रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा आपका, देखो ये आपका बना देगा CH3 COO माइनस और ये बना देगा H2O। ये आपका कुछ हो जाएगा ऐसा। तो आपने जो भी OH माइनस को ऐड किया था थोड़े से अमाउंट में, वो सारा का सारा कौन ले लिया भाई, CH3COH ले लिया और आपका क्या बना दिया तुरंत, ये बना दिया आपका। तो आपने जो OH माइनस ऐड किया था वो कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, वो तो सारा का सारा कौन खा गया, एसिडिक एसिड खा गया। तो अभी आपका pH भी बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसी तरीके से आपका जब आप बफर सॉल्यूशन के अंदर H+ या फिर OH माइनस या फिर बोल सकते हैं एसिड या फिर आप बेस ऐड करते हो तो कोई भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और यही हमारा था एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया। तो ये हमारा इक्विलिब्रिया है और ये हमारा सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया क्या होता है और कहां पर स्टेबिलिटी जो होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये समझाने के लिए सबसे पहले मुझे एक सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेरा सॉल्ट होगा AgCl। तो सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने AgCl ही क्यों सेलेक्ट किया। तो AgCl सेलेक्ट करने का रीजन ये था क्योंकि AgCl जो मेरा सॉल्ट होता है वो मेरा होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है। अब ये क्या होते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो जब आप इन सॉल्ट को ना वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो ये बहुत कम एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं। ये होते तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट ये ना क्या करते हैं वाटर के अंदर बहुत कम एक्सटेंट में डिसोसिएट होते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब उतने ही फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में अब वो डिसोसिएशन नहीं शो करने वाले, मतलब सैचुरेट हो गए हम। आप कुछ भी करो, अब वो मतलब स्टर करो कितना भी, सॉल्यूशन मतलब वो घुलने वाले नहीं है। तो वो मेरा होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ AgCl सॉलिड, और मैंने इसको ऐड किया किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर। देखो तो मैंने इसको ऐड किया किसके अंदर भाई, वाटर के अंदर। तो जैसे ही आपका AgCl वाटर के अंदर ऐड होता है ना तो ये क्या होगा आपका Ag+ aqueous Cl माइनस एक्वस कुछ इसका फॉर्मेशन करता है। और आगे की बात करते हैं, तो जब भी अगर आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है ना तो होता क्या है आपको पता है, यहाँ पर होता कुछ ये है कि जो आपको आयंस दिख रहे हैं ना, जब तो डिसोसिएटेड आयंस दिख रहे वो मेरे इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, जो मेरे अनडिसोसिएटेड AgCl रहते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि इक्विलिब्रियम पे जब भी जो भी मेरे आयंस होते हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहते हैं किसके साथ, जो मेरे अनडिसोसिएटेड AgCl रहते हैं। ठीक है, चलो तो ये मेरा होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे अब क्या करना है मुझे यहाँ पर ध्यान देना, मैं यहाँ पर इसका लिख रहा हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मैं इस सॉल्ट का लिखने जा रहा हूँ क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ही कहते हैं कि सोल्यूबल होने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड होता है, जो आता है, उसी को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो आगे। तो अब मैं इसका लिखने जा रहा हूँ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये तो कैसे लिखेंगे देखो, तो वो हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में होगा वो हमेशा कहां पर होगा, ऊपर आएगा, और जो मेरा रिएक्टेंट में होगा वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर देखो मेरा कौन सा प्रोडक्ट साइड है, ये वाला मेरा प्रोडक्ट साइड हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ aqueous और ये मेरा Cl- aqueous हो गया, डिवाइड बाय AgCl सॉलिड। आगे तो हम लोगों ने 11वीं से पढ़ते आया है, क्या पढ़ते आया है कि हमेशा एक बात याद रखना दिमाग में कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड ये हमेशा 1 होते हैं या फिर K होते हैं, या फिर आप K' मान सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड
ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होते, ये क्या होता है बेटा कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट अगर कोई बोल दिया तो उसका मतलब हम लोग को 1 यूज करना पड़ता है या फिर हम लोग को कोई अल्फाबेटिकल वर्ड लेना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेके चलूंगा एक अल्फाबेटिकल वर्ड लेकर चलने वाला हूँ। देखो तो ये मेरा हो जाएगा k इक्वल टू AG प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस डिवाइड बाय k डैश, ये मेरा होगा k डैश। आगे बढ़ते अभी k डैश क्या है मेरा, अभी आपको मालूम पड़ गया रहेगा AgCl का कंसंट्रेशन मैंने क्या मान के चला है कांस्टेंट, तो उसके लिए तो मैंने क्या लिखा है k डैश। अभी मैं क्या करूंगा इस k डैश को यहाँ पर लेके आऊंगा, तो अभी ये है कहां पर डिवाइड पे, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा उसको इस साइड लेके आना पड़ेगा जो कि हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई में। मैंने ऐसा किया क्यों, मेरा करने का रीजन क्या था इसके पीछे का, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया कि कांस्टेंट टर्म्स को मैं कांस्टेंट के साइड लेके जा रहा हूं। ठीक है, जब मैं कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साइड ले जाऊंगा तो मुझे एक नया कांस्टेंट देखने मिलेगा, तो इसीलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूं यहां पर। चलो तो क्या हो जाएगा, देखो k मल्टीप्लाई बाय k डैश इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, ये देखने मिलेगा। आगे उसके बाद क्या होगा आपका, ये k इंटू k डैश, इसे हम लोग कहते हैं KSP, इसे हम लोग क्या कहते हैं KSP। ये हमारा हो जाएगा Ag प्लस एक्वस और ये मेरा हो जाएगा Cl माइनस एक्वस, और ये मुझको निकल कर आ गया KSP, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो अभी मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कोई एकदम अच्छे से बताता हूँ। ये जो मेरा खाली क्या था सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तक आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन रहेगा आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालना है, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखो तो चलो, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैं एक जनरल से कंपाउंड के हिसाब से समझाने वाला हूँ। चलो तो मेरे पास एक कंपाउंड है BXAY। ठीक है, ये मेरे पास कोई सॉल्ट है, वो स्पेरिकली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब बोल सकते हैं कि ये मेरा सॉल्ट जो है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, इसको वाटर में डालेंगे। तो अब जब इस ये कंपाउंड को सॉल्ट का वाटर में ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखना यहाँ पे ध्यान से, कुछ ऐसा क्या होगा, कैसे बनेगा देखना यहाँ पे ध्यान से। एक इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ए के नीचे जो आपको दिख रहा है वाई, ये कहां पर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाई प्लस। आगे अभी अब बी कितना है आपका x है, तो यहां लिख देंगे कि हम लोग x प्लस। अब ये लिखा a, आगे अब देखो a जो है आपका b के नीचे आपका क्या x है, यहां पर लिख देंगे हम लोग x माइनस, और आपका ये a है कितना y, लिख दिया हम लोग ने क्या y। अभी मुझे क्या निकालना है इसका भाई, KSP निकालना है ना। तो KSP कैसे निकालने का, देखो यहां पर लिखने का KSP इक्वल टू क्या करने का, देखो ये हमारा सॉलिड, ये हमारा एक्वस, ये हमारा एक्वस। ठीक है, चलो तो क्या करोगे आप KSP बराबर इसको लिखने का, जो प्रोडक्ट साइड है हमारा ना उसको देखने का ध्यान से कि मेरा प्रोडक्ट साइड में ये है by प्लस एक्वस, और क्या है मेरा मल्टीप्लाई करने का, और ये मेरा हो जाएगा ax माइनस, कितना हो गया। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है आगे x और y, आगे जो मेरे होते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इन्हें कहां लिखने का, पावर में ऐड कर देंगे, इन्हें कहां लिखने का, पावर में, और ये मेरा निकल कर आ जाएगा क्या भाई KSP, ये मेरा क्या आ गया KSP। ऐसे करके आप किसी भी रिएक्शन का KSP निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो मेरे पास मान लो कि CaF2 है, मेरे पास क्या है CaF2, मुझे इस सॉल्ट का निकालना है KSP, इस सॉल्ट का क्या निकालना है KSP। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको डिसोसिएट करूंगा, ये मेरा होगा सबसे पहले सॉलिड स्टेट में। जब इसको मैं पानी में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा आपका Ca2 प्लस 2F माइनस, कितना हो गया। आगे देखो इसके बाद क्या होगा आपका, देखो इसका KSP लिखा है ना, KSP लिखने के लिए क्या करने का, प्रोडक्ट साइड को ध्यान दो। देखो मैंने किया क्या, डिसोसिएट कैसे किया आपको बताना भूल गया मैं, देखो फिर से बता रहा हूं। ये Ca है, इसका जो नीचे वाला टर्म है ऊपर आएगा ऐड हो जाएगा,
अब F पे क्या होगा, CA कितना है, 1 है ना, तो ये टर्म कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। आगे आपका CA है कितना, 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 ही लिखा। F है कितना, 2 है, मैंने आगे कितना लिख दिया, ये हो गया। अब PSP कैसे निकालेंगे इसका, देखो PSP इक्वल टू मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट साइड को लेना होता है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, एक ये है ना, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन ऑफ CA2 प्लस एक्वस और F माइनस एक्वस, ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या कहा था, इसके पावर में क्या जाएगा, देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कितना है, 1 है, इसका कितना है, 2 है, तो ये मेरा हो गया PSP। ठीक है, तो आज हम लोग ने यहाँ पर क्या देखा, अभी PSP को निकालना। अब हम लोग आएंगे इसका क्या देखने के लिए, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलार सॉल्युबिलिटी, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी और मोलार सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है, ये सॉल्युबिलिटी क्या होता है, फिर बाद में देखेंगे मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, और बाद में क्या देखेंगे इनके रिलेशन के बारे में। देखो तो अभी यहाँ पर देखते हैं फटाफट, तो सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, आपका कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मतलब आपने कोई सॉल्यूट को लिया है ग्राम में और 1 लीटर में क्या कर दिया है, आपने उसको डिसॉल्व कर दिया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। आगे एक हमारा होता है मोलार सॉल्युबिलिटी, और इसका यूनिट क्या निकल कर आएगा सॉल्युबिलिटी का, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे देखो मोलार सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखो मोलार सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि आपने सॉल्यूट का मोल 1 मोल लेना है। मैंने वहां पर क्या लिया था, मैंने वहां पर क्या लिया था, ग्राम में लिया था। अब यहाँ पर मैं किस में ले रहा हूँ, मोल में ले रहा हूँ। तो अगर आपने क्या किया, सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का अमाउंट अगर आपने मोल में लिया है, उसको डिसॉल्व किया है 1 लीटर या फिर पर लीटर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो आपका ये होगा मतलब सॉल्युबिलिटी होगा, उसे एक नया टर्म नाम से पुकारा जाएगा, जो मेरा हो जाएगा मोलार सॉल्युबिलिटी। मतलब मोलार मतलब मोल और सॉल्युबिलिटी मतलब ग्राम। इतनी बातें कंफर्म हो गई। आगे देखो, अब अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको दिया है मोलार सॉल्युबिलिटी, ठीक है, अब पूछ रहा है आपको सॉल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, मतलब आपको जो सॉल्युबिलिटी दिया गया है मोल पर लीटर में दिया गया है, इसका मतलब यही हुआ ना भाई कि मोलार सॉल्युबिलिटी दिया है। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि आप इसको किस में कन्वर्ट करके दिखाओ, सॉल्युबिलिटी में, मतलब ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो कुछ नहीं करने का भाई, अगर आपके सामने ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा एडवांस चीजें बता रहा हूं मैं कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में मोलार सॉल्युबिलिटी दिया है, यानी मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर में, आपको क्या बोल रहा है कि इसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करके दिखाओ, सॉल्युबिलिटी रहेगा। बट क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो आप क्या करो, उसको डिवाइड कर दो किससे, मोलार मास से। इसको आप डिवाइड किससे कर दोगे, मोलार मास से, तो ये मेरा तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा क्या भाई, देखो इसको सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, ग्राम पर मोल, इसको डिवाइड करोगे मोलार मास से, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनता है मेरा, कुछ ऐसा, मोल पर लीटर इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलार मास। तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपको मोल दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पर लिखे आओगे, मतलब मोल पर लीटर, या फिर बोल सकते हैं मोलार सॉल्युबिलिटी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मोलार मास से, तो जो मेरे को निकल कर आएगी सॉल्युबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। अगर इन केस आपको क्या दिया है, ग्राम पर लीटर में दिया है और आपको क्या पूछ रहा है, मोल पर लीटर में, मतलब सॉल्युबिलिटी देकर मोलर सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या करने का, मोलार मास से डिवाइड करने का। अगर आपको सॉल्युबिलिटी दिया है और मोलर सॉल्युबिलिटी, देखो मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूं, अगर आपको सॉल्युबिलिटी दिया है और क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है हमें, मोलार सॉल्युबिलिटी, मोलार सॉल्युबिलिटी, तो क्या करने का, डिवाइड किससे कर देने का, मोलार मास से, मोलार मास से। लेकिन अगर हमें क्या दिया है भाई, अगर हमें दिया है मोलार सॉल्युबिलिटी दिया है और पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मोलार मास से। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी हमारे सॉल्युबिलिटी के बारे में, मोलर सॉल्युबिलिटी के बारे में, और मोलर सॉल्युबिलिटी को सॉल्युबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और सॉल्युबिलिटी को मोलर सॉल्युबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बातें थी। ये अब तक टॉपिक इसके बारे में नहीं था। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे।
ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। देखो तो कैसे यहाँ पर करना है देखना। तो सबसे पहले मैं रिलेशन बताने के लिए सॉल्युबिलिटी और मोलर सॉल्युबिलिटी के बीच में, सॉरी मोलर सॉल्युबिलिटी नहीं, सॉरी यहाँ पर होगा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, सॉरी हाँ। चलो आगे, तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है भाई, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वही एग्जांपल लेते हैं, जनरल सा इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मेरे पास क्या है BXAY, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब आप उसको वाटर में ऐड कर रहे हो तो वही सेम तरह ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना रहा है। तो अभी जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाएगा तो अपने को यहाँ पर रिवर्सिबल एरो दिखाना होगा। अब क्या होगा देखो, ये वाला y कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा b के, b y प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला x कहाँ जाएगा, एक ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ax माइनस। इतनी बात समझ में आई। अब ये है कितना, b आपका x अमाउंट में है और आपका a कितना आपका y अमाउंट में, तो क्या हमारा आगे देखते हैं। अब हमें लिखना क्या है, KSP, हमें लिखना क्या है इसका, KSP। KSP लिखने जाते हैं यहाँ पर। KSP कैसे लिखते देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ by प्लस, मतलब प्रोडक्ट साइड को पकड़ने का, और ये मेरा हो जाएगा ax माइनस। आगे जो स्टोइचियोमेट्री होता है वो हमें कहाँ लिखना होता है, पावर में। ये आपका हो जाएगा x, ये हमारा हो जाएगा y। चलो आगे, अब ये मानो, माना है फिर मान लो, मैंने क्या माना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ By, मतलब ये बता रहा हूं कि आप ये अज्यूम कर लो कि BXAY इस इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी, जब वो सॉल्युबल हुआ इन दो आयंस में, तो मान लो सॉल्युबल कितना हुआ, S अमाउंट में सॉल्युबल हुआ। क्या माना मैंने, S अमाउंट में सॉल्युबल हुआ, S अमाउंट में सॉल्युबल हुआ, दोनों ही मेरे S अमाउंट में सॉल्युबल हुए। ठीक है, तो मैंने माना कि मेरा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो मेरा S अमाउंट में सॉल्युबल हो गया आयंस में, अपने खुद के आयंस में S अमाउंट में सॉल्युबल हो गया। तो By प्लस क्या हो जाएगा मेरा, S हो जाएगा। आगे ठीक है, अब कितना बना है आपका, X बना है, यहाँ पर X बना है। आगे A X माइनस, ये कितना सॉल्युबल हुआ आपका, वही सेम आपका S सॉल्युबल हुआ है। बना कितना है आपका इक्विलिब्रियम पे, Y बना है। उसके बाद क्या होगा देखना, उसके बाद ये होगा कि अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, क्या निकल कर आएगा देखो, KSP इक्वल टू क्या आएगा मुझे, x s रेज टू x, इसको यहाँ पर रखूंगा, y s रेज टू y। अब देखो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हो जाएगा मेरा x रेज टू x s रेज टू x इनटू y रेज टू y s रेज टू y। अभी क्या होगा देखो, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, s x प्लस y x रेज टू x y रेज टू y इक्वल टू ks। तो आपको KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और आपको यहाँ पर सॉल्युबिलिटी दिख रहा है, ये मैंने निकाल के क्या डाल दिया भाई, इनके बीच में रिलेशन। अब मैं एग्जांपल की एक बात कर लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो मेरे पास CaF2 है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेशन पता करना है। तो पहले इसको डिसोसिएट कर देता हूं मैं, क्या देगा मुझे, Ca2 प्लस और 2F माइनस देगा। आगे इसके बाद क्या करेंगे, KSP इसका लिखता हूं मैं, KSP कैसे लिखूंगा देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और F माइनस रेज टू 2। ठीक है, और हाँ इतना हो गया मेरा। अब मेरे को मानना है भाई, माना क्या माना, माना मैंने ये, इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है। ठीक है, लेकिन है कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 से लिख दूंगा, क्या हो जाएगा आपका देखो, तो Ca2 प्लस जो है इसका वैल्यू कितना लिख दूंगा मैं, ये आपका 1 बना तो 1 लिख देगा, तो 1s, और उसमें कोई चार्जेस है, उसमें कोई स्टैटिक कितना 1 है ना, तो 1 लिख दो यहाँ पर। आगे F माइनस है, F माइनस मतलब कितना आपका है देखो, 2s है, 2s रेज टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या होगा आपको, 1 रेज टू 1 s रेज टू 1, 2 रेज टू 2 s रेज टू 2, ये तो नहीं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। आगे क्या होगा, s रेज टू 1 s रेज टू 2, ये ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका निकल कर क्या आएगा, 4s क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ks। ठीक है, ये मेरा आ रहा है एक रिलेशन। ठीक है, चलो मैं आपको बोर्ड को मिटा तो एक और लास्ट एग्जांपल करके दिखाता हूं।
Al2 with AlOH थ्राइस, ये मेरे पास एग्जांपल है, इसका निकालना है। देखो ये क्या होगा, मेरा डिसोसिएट होगा Al3 प्लस और 3OH माइनस। अब पहले से KSP लिख देता हूं मैं। KSP क्या होगा, KSP इसका देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका KSP हो जाएगा Al3 प्लस, यह है कितना आपका 1 है नीचे, तो यहाँ पे 1 लिख देने का, रेस टू बन जाएगा, जब का क्या हो जाएगा 3, ये पावर में जाएगा आपका OH माइनस रेस टू 3, इतना हो गया। आगे देखो फिर मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे फिर मेरे को करना है, यहाँ पर ये है मानना है, एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है, माना कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है, लेकिन बना कितना, ये आपका 1 बना, ये कितना बना आपका 3 बना है, कितना समझा, इतना मानना होता है आपको। SS मानने का, बाकी स्टैच्यूमेट्री देखने का, वो लिख देने का। उसके बाद क्या करने का, इन वैल्यू को ना, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, इनके KSP के अंदर पुट कर दो, तो क्या निकल कर आएगा, KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1S रेस टू 1 3S रेस टू 3, क्या आएगा आपका 1 रेस टू 1 S रेस टू 1 3 रेस टू 3 S रेस टू 3, इतना समझा। आगे देखते देखो ये आपका हो जाएगा 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, और ये S ये आपका S4 हो जाएगा, और ये आपका 27 हो जाएगा, 27 S4, ये आपका KSP निकल रहा है। तो ये मेरे को आगे KSP, ठीक है। तो कुछ ऐसे तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, KSP निकालते हैं, और ये रिलेशन निकाला मैंने। तो हर एक आपने यहाँ से ये सीखा कि हर एक रिएक्शन का या फिर हर एक इलेक्ट्रोलाइट का जो KSP होता है ना, वो उनके आयंस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ आयंस को डिसोसिएट हो रहे हैं। तो याद रखना, हर एक रिएक्शन का KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन सेम नहीं आता है, कभी कभी सेम आएगा लेकिन हमेशा सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो अगला टॉपिक हमारा है कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है ये कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। तो देखो यहाँ पर बहुत इजी क्या है, आपको मालूम है, कॉमन आयन को पहचानना है खाली, बस कॉमन आयन को पहचान लिया ना, काम आपका हो गया। होता क्या, देखो होता ये है कि आप मान लो आपने एक बीकर लिया है, उस बीकर में आपने क्या किया है, वाटर, थोड़ा अमाउंट में वाटर लिया है, और क्या किया, उस वाटर में ना आपने वीक एसिड को डिसोसिएट कर दिया है। क्या किया, सबसे पहले आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या लिया, वाटर लिया, और वाटर में आपने क्या किया, किसी वीक एसिड को या फिर वीक बेस को या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने क्या किया, डिसोसिएट करा दिया, ठीक है, डाल दिया अंदर। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वीक एसिड या फिर वीक बेस मेरे कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो मेरे क्या होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब ये होता है कि कुछ उस रिएक्शन के अंदर मेरे डिसोसिएटेड आयंस भी होंगे और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स भी पड़े रहेंगे, ठीक है। चलो आगे, अब हुआ क्या यहाँ पर, इतनी तो बातें हो गई। अगर मैंने उस वीक, जिस सॉल्यूशन के अंदर या फिर जिस सॉल्वेंट के अंदर वीक एसिड को मैं डाल के रखा था, आपने क्या डाल दिया दूसरे साइड से, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, और वो क्या किया पता है आपको, उसने किया ये कि वीक एसिड जितना डिसोसिएट पहले हो रहा था सॉल्ट को ऐड करने से पहले, अब सॉल्ट ऐड करने के बाद उसका डिसोसिएशन क्या हो गया, कम हो गया, सप्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, कॉमन आयन इफेक्ट। किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आ जाने से वीक एसिड या फिर वीक बेस का डिसोसिएशन कम हो जाना क्या कहलाता है, कॉमन आयन इफेक्ट कहलाता है। चलो अब यहाँ पर एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक वीक एसिड है CH3COOH, अब ये डिसोसिएट होगा पानी के अंदर, कैसा होगा देखो, जब पर डिसोसिएट कुछ ऐसा होगा, CH3COO माइनस और H प्लस, इतना हो गया। आगे क्या होगा देखना, इतना होने के बाद आपने क्या किया, आपने किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐड किया CH3COONA, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हो, जिस इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हो, उसका डिसोसिएशन होने के बाद जो आयंस मिलेगा ना आपको, वो उनमें से कोई एक आयंस कॉमन होना चाहिए उस एसिड के डिसोसिएटेड आयन से। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने वीक मतलब सॉल्ट लिया है, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सॉल्ट लिया है, उसका जब डिसोसिएशन करोगे, उसका जब आप क्या करोगे, डिसोसिएशन करोगे, तो
उसके डिसोसिएशन के दौरान दोनों में से कोई एक आयन सिमिलर होना चाहिए उस एसिड के आयन से, उस एसिड के आयन से। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऐसा आयन है जो सिमिलर है? एसीटेट आयन। ये मेरा एसीटेट आयन इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो क्या होता है, अब होगा क्या? अब वाटर को क्या लगा था, अभी हुआ क्या देखो, हुआ ये कि पहले जब ये आपने डिसोसिएट नहीं किया था तो खाली क्या थे मेरे CH3COH और H+ थे। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये आयन जैसे ही बने तो इस सॉल्यूशन के अंदर, ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, एसीटेट आयन का नंबर बढ़ गया, एसीटेट आयन का नंबर बढ़ गया। अब वीक एसिड को क्या लगा भाई कि मैंने तो बहुत, मेरा जो पावर था डिसोसिएशन का तो कम ही था, लेकिन अचानक से एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन आया कहां से? तो हुआ ये कि आयंस बढ़ जाने की वजह से ये रिएक्शन कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये और ये आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, आपका एसिटिक एसिड बना देंगे। जब ये बन जाएगा तो आपका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना। तो यही हमारा होता है कॉमन आयन इफेक्ट। में एक और बार समझाता हूं, देखो हुआ यहाँ पर क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला, कॉमन आयन कौन सा निकला, ये वाला निकला। उससे हुआ क्या, आपका ये आयंस आ जाने की वजह से, ये आयंस आ जाने की वजह से, दूसरी तरीके से समझा रहा हूं, ये आयंस आ गया, हुआ क्या, इन दोनों रिएक्शन में आपका कॉमन आयन कौन सा, ये है। मतलब हुआ ये कि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो गया है, एसीटेट आयन। रिवर्सिबल रिएक्शन में कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया एसीटेट आयन का। जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब क्या हो जाएगा उसका, डिप्रेशन, सप्रेशन हो जाएगा, डिसोसिएशन कम हो जाएगा। बस यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है, समझा आपको। तो यही हमारा था कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब कॉमन आयन की आ जाने से आपका वीक एसिड या फिर वीक बेस का डिसोसिएशन कम हो जाना, ये हमारा कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है।